हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जी, आज का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हेडिंग से ही समझिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लॉज कुछ रूल्स समझने वाले हैं। कहां पे? जब जब केमिकल्स कंबाइन होंगे। देखो बच्चों, अभी तक हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उस यूनिट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के बेसिक समझ रहे हैं, हमने केमिस्ट्री वर्ड का मीनिंग समझा। ठीक है, मैंने इंटरेस्ट बनाने के लिए पहले से ही मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड पढ़ाई। लेकिन ये तो मान के चलो कि अल्टीमेटली तो हमें रिएक्शंस ही पढ़नी है। केमिस्ट्री में अल्टीमेटली तो रिएक्शंस ही करनी है, अलग अलग केमिकल्स ही कंबाइन करने हैं, रिएक्ट करवाने आपस में। तो जब जब कोई रिएक्टेंट्स, कोई केमिकल्स आपस में रिएक्ट कंबाइन हो रहे होंगे, कोई भी केमिकल्स या एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, तब तब हमें कुछ लॉज, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये नेचर के लॉज हैं। ठीक है, ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये कोई न्यू केमिस्ट्री नहीं है बच्चों, ये हजारों लाखों साल पहले से ही हमारी सब पुरानी बुक्स में लिखी हुई हैं ये सारी चीजें, और नेचर के रूल्स हैं ये। जब जब आप कोई भी केमिकल्स आपस में रिएक्ट करोगे, तब तक आपको कुछ रूल्स, कुछ लॉज फॉलो करने ही पड़ेंगे। यहां पे टोटल 5 लॉज मैंने लिख लिए हुए हैं। एक एक करके इस लॉ को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। ठीक है, विद एग्जांपल। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओब्लिक मैटर। ये लॉ तो आपने पहले भी 9th में कहीं ना कहीं किया होगा। ठीक है, अब मैं यहां पे अलग से एक एक करके ये लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओब्लिक मैटर। ये लॉ हमें लेवाइजर ने दिया था। लेवाइजर पूरा नाम था एंटोनी लेवाइजर, एंटोनियो लेवाइजर, एंटोनियो लेवाइजर। लेवाइजर ने यह लॉ हमें दिया था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये लॉ पहले से है। ठीक है, इसके देने से पहले भी ये लॉ जो था, हाँ इन बुक्स में ये लॉ इसने दिया हमारे केमिस्ट्री बुक में, लेकिन पहले से ये लॉ नेचर में थे। क्या कहते हैं ये लॉ? दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट matter can neither be created, matter can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed. But can be transferred from, but can be transferred from one form to another form, one form to another form. ये लॉ ये कहता है, मीनिंग समझिए इसका। ये लॉ कहता है मैटर को, मैटर मींस एनी सब्सटेंस व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर के बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ये भी मैटर है। कहा जा रहा है इस मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ना आप इसके क्रिएटर हो, ना आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपने ये क्रिएट नहीं किया, मटेरियल पहले से था, अर्थ पे, यूनिवर्स पे पहले से प्रेजेंट था। आपने वो मटेरियल लिया, यूज किया और इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके क्रिएटर नहीं हो, और आप इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, आप इसे खत्म भी नहीं कर सकते। आप कहोगे कि मैं इसको जला दूंगा, धुआं बना दूंगा, राख बना दूंगा, खत्म कर दूंगा, नहीं, धुआं बन गया ना। ठीक है, इसका धुआं बन गया, राख बन गई, मतलब एग्जिस्टेंस तो है ही, अभी भी है इसकी, या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्स में इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। ये कहता है सिंपल ये लॉ। ना आप किसी चीज को क्रिएट कर सकते हो, ना आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, हमारी पुरानी बुक्स में लिखा गया है, ना आप किसी को मार सकते हो, ना आप किसी को क्रिएट कर सकते हो। ना कोई मरता है, ना कोई मारता है, ना आप क्रिएटर हो, ना आप डिस्ट्रॉयर हो। यूनिवर्स में इधर ही है वो सब चीजें। ये लॉ ये कहता है, सिर्फ सिंपल। ठीक है, लेवाइजर ने ये ला दिया था। कहा गया था कोई भी, आप इस चेयर पे बैठे हो, ये चेयर के आप क्रिएटर नहीं हो, मटेरियल था, बस वो मटेरियल आपने चेयर में कन्वर्ट कर दिया। आप उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते,
आप कहोगे कि आप उसको जला दोगे, तोड़ दोगे, नहीं। जलाओगे तो भी तो वो धुएं में, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 एटम्स, एलिमेंट तो वहीं पे रहे और राख में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, खत्म नहीं हुआ वो। ठीक है, सिंपल ये ला है, सिंपल सा ला। 9th-10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन 9th-10th में भी आपने रट्टा ही मारा होगा। क्यों? क्योंकि ये ला अप्लाई कहां किया आपने। ये अभी जनरल मैंने चेयर वगैरह की, मार्कर की एग्जांपल बताई। केमिस्ट्री में ये ला कहां अप्लाई करोगे? मैं बताता हूं कहां अप्लाई करोगे। केमिस्ट्री में ये ला रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए अप्लाई करोगे। शॉर्टकट में बोलूं तो बच्चों, ये फर्स्ट ला पता क्या कहता है? ये ला कहता है रिएक्शन बैलेंस करके लिखा करो। H2 और O2 एग्जाम्पल बता रहा हूं। H2 O2 सब जानते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, लेकिन आप इसके क्रिएटर नहीं हो। आप कहोगे कि आपने वाटर क्रिएट किया, नहीं। आप कह रहे हो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया यहां से, नहीं। आपने कन्वर्ट किया, आपने बस इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब क्रिएटर नहीं हो, कन्वर्टर हो, कन्वर्ट कर सकते हो आप इसे। ठीक है, आप वाटर को क्रिएट भी नहीं कर सकते, आप इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये एटम्स वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे ये रिएक्टेंट्स हैं, ये जो रिएक्ट होते हैं ना, इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और ये जो बनता है इसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये बैलेंस होना चाहिए, इसको इक्वल टू मान के चलो, ये बैलेंस होना चाहिए सब। यहां पे देखिए कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2। यहां पे कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2। मतलब हाइड्रोजन ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। यहां ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। यहां ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1। एक ऑक्सीजन कहां गया? वो एक ऑक्सीजन आप अपनी मर्जी से गायब नहीं कर सकते बच्चों, उसको यहां पे लिखना पड़ेगा, बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। इस ला का ये मतलब है। ठीक है, तो शॉर्टकट में बोलूं तो फर्स्ट ला कहता है रिएक्शन बैलेंस करके लिखो। ठीक है, तो यहां 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, अब इधर नहीं लिख देना 2 ऑक्सीजन, उससे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो आप इधर लिखोगे। छोटे मोटे फॉर्मूला बनाने तो आते ही हो। 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाइड्रोजन 4 हो गए। यहां हाइड्रोजन 2 ही है तो ये भी 4 होने चाहिए। अब इधर 4 ना कर देना, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते आप अपने हिसाब से, इधर कर दो। लो जी, रिएक्शन बैलेंस हो गई। रिएक्शन बैलेंस हो गई मतलब ये लॉ फॉलो हो गया। जितने रिएक्टेंट एटम्स यहां पे हैं उतने ही प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हैं। ठीक है जी, NaNO3 प्लस AgCl gives us NaCl प्लस AgNO3। आप कहो कि आपने NaNO3 गायब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं, आपने कन्वर्ट कर दिया। आप कह रहे हो आपने AgCl गायब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं, आपने कन्वर्ट कर दिया। आप ना इसके क्रिएटर हो ना इसके डिस्ट्रॉयर हो। सोडियम 1 अभी भी है, N1 नाइट्रोजन 1 अभी भी है, ऑक्सीजन 3 अभी भी है, सिल्वर 1 अभी भी है, क्लोरीन 1 अभी भी है। मतलब रिएक्टेंट्स वाली साइड जितने यहां से, मतलब मान लीजिए यहां से 10 ग्राम रिएक्टेंट जो है वो गायब हो गया ना, तो उतना ही 10 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना यहां पे कम कम होता जाएगा उतना ही प्रोडक्ट वाली साइड बढ़ता जाएगा। आप किस मैटर या मास कहें तो आप उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सा है। ठीक है जी, बस यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ में देखते हैं क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ लिखने हैं, ये सब लिखना है आपको विद एग्जांपल्स लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर इस पे भी न्यूमेरिकल बना के बता सकते हैं। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल बना के पूछ सकते हैं आपसे। वही मास वगैरह के न्यूमेरिकल बना देंगे, तो आप वही जितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होंगे तो उतने प्रोडक्ट, बस लिमिटिंग रिएक्टेंट का ध्यान रखना, वो टॉपिक हमने पहले से पढ़ लिया। टोटल मास जो है वो आप कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर कुछ कम बच गया तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ज्यादा हो गया तो वो एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, मास अपने आप गायब नहीं होगा, बस इसका ध्यान रखना है आपको। सेकेंड लॉ पे चलते हैं। देखो जी, अब सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें प्रोस्ट ने दिया था, PROUST, प्रोस्ट ने। देखिए लॉ क्या कहता है, दिस लॉ सेज दैट अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड by the combination of 2 or more different elements
in a simple and fixed ratio by mass. सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या हम इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। ये लॉ हमें कंपाउंड की डेफिनेशन देता है बच्चों। ये लॉ हमें कंपाउंड की डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन बता रहा है। एक कंपाउंड, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले भी की है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। एक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले लो, वाटर ले लो कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो। कहा जा रहा है कैसे बनता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या कोई भी कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं इन सिंपल एंड फिक्स्ड रेशो बाय मास। उनके मास की रेशो सिंपल रेशो होती है और फिक्स रेशो होती है, वो रेशो चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ऐसी डेफिनेशन समझ नहीं आएगी। एग्जाम्पल से समझिए। ये लीजिए जी, वाटर की एग्जाम्पल आपके सामने है। वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास की रेशो ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशो ले लेते हैं। अब मास तो इनका है नहीं हमारे पास, तो कोई बात नहीं, एटॉमिक मास से ही काम चला लेंगे। एटॉमिक मास की रेशो ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 टू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 इज 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। तो बच्चों रेशो आ गई 1:8। दिस इज अ सिंपल एंड फिक्स्ड रेशो बाय मास। वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको 1:8 की रेशो में मिलेगा। फिक्स है ये 1:8। एक सिंपल रेशो भी है, सिंपल होल नंबर रेशो है, और एक फिक्स रेशो है। ये रेशो चेंज नहीं होती बच्चों, ये रेशो चेंज नहीं होती वाटर की। आप अलग अलग कंट्रीज में चले जाओ, आप इंडिया में चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, यूएसए चले जाइए या यूएसएसआर चले जाइए, या श्रीलंका में या बांग्लादेश में, आपको वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन दिखेगा और वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 की रेशो में मिलेगा। ये रेशो चेंज नहीं होती। आप बोलोगे कि श्रीलंका जाएंगे तो रेशो चेंज हो गई, वो अलग देश है। नहीं, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, इस लॉ का कहने का मतलब पता क्या है? अगर एक कंपाउंड का फॉर्मूला डिसाइड हो गया तो वो फॉर्मूला पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ेगा। ये फिक्स फॉर्मूला है। वाटर इंडिया में भी H2O है, पाकिस्तान में भी H2O है, और नेपाल में भी H2O, और यूएसए में भी, चाइना में भी। वाटर का फॉर्मूला यही है, ठीक है। वाटर में H और O है और 1:8 उनके मास की रेशो, नंबर ऑफ एटम्स की रेशो नहीं, मास की रेशो बोल रहा हूं, वो लिखा हुआ है यहां पे। नंबर की रेशो नहीं लेनी है, मास की रेशो, फिक्स रेशो है। मतलब अगर वाटर में हाइड्रोजन 10 ग्राम होगा ना, अगर हाइड्रोजन 10 ग्राम होगा तो बच्चों ऑक्सीजन 80 ग्राम होगा, 1:8 की रेशो। अगर वाटर में हाइड्रोजन 100 ग्राम होगा ना, अगर वाटर में हाइड्रोजन 100 ग्राम होगा तो बता सकते हो पूरा वाटर कितने ग्राम होगा। अगर वाटर का कुछ अमाउंट है लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन है H, वो अगर 100 ग्राम है तो पूरा वाटर कितने ग्राम होगा। अगर ये 100 है तो ऑक्सीजन 800 होगा, ऑक्सीजन 800, हाइड्रोजन 100, टोटल 900 ग्राम वाटर होगा। फिर फिक्स रेशो, ये रेशो चेंज नहीं होती। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन रेशो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 3 12, 4 8 32, 3:8 रेशो। दिस रेशो इज सिंपल एंड फिक्स रेशो। ये रेशो चेंज नहीं होती बच्चों। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेल करते हैं और उसका फॉर्मूला CO2 ही है। उसमें कार्बन ऑक्सीजन की रेशो 3:8 ही है, ये फिक्स रेशो है, ठीक है। सिंपल में लोग आ सकते हैं कुछ चीजें ये वगैरह करके, कॉम्प्लेक्स रेशो, बड़े बड़े कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन रेशो फिक्स रहेगी, ठीक है नी। कुछ कुछ ड्रॉबैक भी हैं इसकी, वो हम आगे पढ़ेंगे डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। जब मैं आइसोटोप्स का, आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, वहां पे इसकी मैं इन सब लॉज की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, ड्रॉबैक नहीं कहो, लिमिटेशंस भी हैं,
नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन जनरल कंपाउंड्स के लिए ज्यादा कोई स्टडी नहीं करने की केमिस्ट्री की, तो ये फिक्स है, ये लॉ जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, फर्स्ट 2 लॉज तो बिल्कुल सिंपल है, थर्ड लॉ थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, थर्ड लॉ समझिए अब, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन ने दिया था। ठीक है, उसको एग्जांपल से समझिए, और ये लिखना है, सब बार बार बोल रहा हूं। चलिए जी बच्चों, थर्ड लॉ देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले ही मैंने आपको बताया, ये लॉ हमें डाल्टन ने दिया था। सुनिए इस लॉ के बारे में, डेफिनेशन लिख भी लेना, मीनिंग तो एग्जांपल से समझ आएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन वन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई एक एलिमेंट कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगा, लेकिन उसका मास फिक्स होगा, उसका मास फिक्स होगा, टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, जो मिलके आपस में 2 या उससे भी ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बनाएगा। द रेशियो ऑफ इट्स मासेस, इसके मास की रेशो, इस एलिमेंट के मास की रेशो सिंपल रेशो होगी। डेफिनेशन नहीं समझ आई होगी, एग्जांपल से समझिए, ऐसे समझ आएगी भी नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल समझाता हूं। व्हेन एन एलिमेंट कार्बन कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट ऑक्सीजन, या व्हेन एन एलिमेंट ऑक्सीजन combines with the fixed mass of another element carbon to form 2 or more than 2 different compounds। आपको पता ही है, ऑक्सीजन कार्बन आपस में मिलके 2 कंपाउंड तो बनाता ही है। एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लो, इसमें एक एलिमेंट फिक्स होना चाहिए, एक एलिमेंट मास के हिसाब से फिक्स होना चाहिए। यहां कार्बन 1, यहां भी कार्बन 1, कार्बन फिक्स है, उसका मास फिक्स है। ठीक है, नहीं तो रेशो वही, मास की रेशो निकाल के देख लो बच्चों। यहां कार्बन ऑक्सीजन के मास की रेशो है 12:16, यहां कार्बन ऑक्सीजन के मास की रेशो है 12:32। ये ठीक है ना, जल्दी तो नहीं लिख लिया मैंने। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32। कार्बन फिक्स 12, कार्बन इज फिक्स, एक एलिमेंट फिक्स है, दूसरे एलिमेंट की मास की रेशो निकालो, वो एक सिंपल रेशो आएगी। यहां पे आपने रेशो ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, ऑक्सीजन की रेशो यहां 16:, यहां 32, रेशो आ गई 1:2। इट इज अ सिंपल रेशो। बस ये है, ये ला, ये सिंपल रेशो है। और सिंपल वे में कहने का मतलब क्या है कि जब भी 2 एलिमेंट्स आपस में मिलकर अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे ना, तो उनके फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा। मतलब एक कार्बन CO बनाया तो दूसरा CO2 होगा, एक CO है दूसरा CO10 नहीं होगा। इस लॉ का कहने का मतलब ये है। फिर से देखिए, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। अभी मोर देन 2 की भी एग्जांपल बताता हूं। ये 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये एलिमेंट फिक्स होना चाहिए, दूसरा वाला फिक्स होना चाहिए। फिक्स ना है तो वो भी फिक्स करो, मैथमेटिक्स यूज करना है बस। 12:16, यहां कार्बन ऑक्सीजन की रेशो आ रही है 12:32, यहां कार्बन ऑक्सीजन के मास की रेशो आ रही है। यहां भी कार्बन 12, यहां भी कार्बन 12, कार्बन फिक्स हो गया। तो आपने किसकी रेशो निकालनी है? ऑक्सीजन की। 16:32, दैट इज 1:2। यही इस लॉ ने कहा था कि सिंपल रेशो आएगी उस एलिमेंट की। अभी और एग्जाम्पल बताता हूं, बगैर एग्जाम्पल के जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं इस लॉ को। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, आप ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं, सिंपल वाली, फिर एक थोड़ी डिफिकल्ट टफ वाली एग्जाम्पल भी बताते हैं। ठीक है नी, ये देखिए एक और एग्जाम्पल, और अब आप बताना मैंने किसकी रेशो निकालनी है। ठीक है जी, आप बताना किसकी रेशो निकालनी है। व्हेन एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट लिया मैंने? हाइड्रोजन, प्योरेस्ट फॉर्म हाइड्रोजन, कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। सब जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनाते हैं। बस अपने से कोई कंपाउंड नहीं बना लेना, OH नहीं बना लेना, OH कोई कंपाउंड नहीं होता। OH नेगेटिव होता है, OH के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, वो आयन होता है, दैट इज नॉट अ कंपाउंड।
आयॉन्स की रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती बच्चों, वो सॉल्यूशंस में रिएक्शन में ही थोड़ी देर के लिए बनते हैं बस। आयॉन्स को आप ऐसे स्टोर करके नहीं रख सकते किसी बॉटल्स वगैरह में। तो कंपाउंड्स का ही फॉर्मूला जनरली सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है जी, चलो जी, यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो, यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो, एक एलिमेंट की रेशो मास जो है वो फिक्स होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो 2:16, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो 2:32। तो कौन फिक्स है जी? हाइड्रोजन फिक्स है। हाइड्रोजन फिक्स है तो आपको किसकी रेशो निकालनी है? जो फिक्स है उसको रहने तो दूसरे वाली की रेशो ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रहे ये सब मास के लिए चल रहा है, ये मास की रेशो चल रही है। ऑक्सीजन के मास की रेशो निकालिए 16:32, दैट इज 1:2। इट इज अ सिंपल रेशो, ये एक सिंपल रेशो है। ये है जी लॉ ऑफ मल्टीपल कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी लिखना, खुद ट्राई करना, पॉज करके रोक लो वीडियो को, फिर देख लो। ठीक है, आगे की एक थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये तो एक तरह से हिसाब लगा लो 12th की एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए ध्यान से एक और एग्जाम्पल, तो आपका ये टॉपिक, ये वाला लॉ जो है थर्ड लॉ, ये अच्छे से आ जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब कंबाइन हो रहे हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, N and O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, और अलग अलग बहुत सारे कंपाउंड्स, अब दो नहीं, दो से भी ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके बनाते हैं NO, NO2, N2O4, N2O5, N2O, इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज लाफिंग गैस, ये लाफिंग गैस है जिसे इनहेल करके हंसी आती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चलिए जो भी है, ये नाम वगैरह तो आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल जो काम है वो करना है। एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट के मास की रेशो लेनी है। तो एक काम करते हैं, पहले सबकी रेशो ले लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन रेशो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, 14:16। नाइट्रोजन ऑक्सीजन रेशो 14:32। नाइट्रोजन ऑक्सीजन रेशो 28:16, 4 नाइट्रोजन ऑक्सीजन रेशो 28:80। नाइट्रोजन ऑक्सीजन रेशो 28:16। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रेशो आ गई। एक एलिमेंट फिक्स करना है, या नाइट्रोजन फिक्स होना चाहिए या ऑक्सीजन। पहले नाइट्रोजन देखो, 14, 14, 28, 28, 28। नाइट्रोजन फिक्स नहीं है, फिक्स मतलब सेम नहीं है। ऑक्सीजन 16, 32, 64, 88, 16, ये तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। लेकिन हमने बोला है एक फिक्स लेना है, एक को फिक्स करना ही है, तभी दूसरे की रेशो निकालनी है। तो कोई बात नहीं, एक फिक्स कर लेते हैं हम। ठीक है, एक फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसको 14:16 रहने देता हूं, 14:32 रहने देता हूं, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर लेता हूं, 14:32 कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम। इसको 14:40 कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम। इसको 14:8 कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्स हो गया ना। देख लो ये स्टेप क्या किया मैंने भाई, सब जगह नाइट्रोजन 14, 14, 14, 14, 14 आ जाए, तो मैंने ये पूरा हाफ हाफ हाफ, पूरी रेशो ही हाफ कर दी। पूरा रेशो, नाइट्रोजन भी हाफ किया तो ऑक्सीजन भी हाफ किया, या इधर डबल कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक एलिमेंट फिक्स करना ही करना है। अब नाइट्रोजन फिक्स हो गया, आप ऑक्सीजन भी फिक्स कर सकते थे, जो मैथमेटिक्स आपको इजी लगता है। नाइट्रोजन फिक्स 14, 14, 14, 14। आप रेशो किसकी निकालोगे जी? रेशो ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रेशो। छोटे से स्टार्ट करता हूं, 8:16:32:32:32 40. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 4s are 32, 8 4s are 32, 8 5s are 40. Ratio I 1:2:4:4:5 is a simple whole number ratio. हो गया जी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ।
ठीक है, तो ये एक डिफिकल्ट एग्जांपल थी, ध्यान से रिवाइज करके देखना इसको। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं, एंट्रेंस में इस पे भी न्यूमेरिकल्स बना दिए जाएंगे, ठीक है। वहां पे प्रॉपर परसेंटेज या मास वगैरह दे रखी होगी, तो कोई बात नहीं, आपने उसी की रेशो ले लेनी है, जो गिवन मास ग्राम्स वगैरह या परसेंटेज में होगा ना, आपको उसी को लेके चलना है। यहां पे तो मेरे पास मास नहीं है, तो मैं एटॉमिक मास लेके चल रहा हूं। अगर आपको प्रॉपर मास दे रखे हैं तो आपको वही लेके चलना है। ध्यान से ये 3 एग्जांपल्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे के लॉज कुछ खास नहीं है, देखते हैं उनको ध्यान से। देखो जी बच्चों, फोर्थ लॉ, ये फोर्थ लॉ गैर-लुसैक लॉ, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसने दिया था ये लॉ, गैर-लुसैक लॉ। ये गैसेस के लिए है बच्चों। अभी तक हमने जितने भी लॉज पढ़े, ठीक है, उन सब में हमने मास की रेशो निकाली, मास की, लेकिन गैसेस में मास की जगह हम वॉल्यूम ज्यादा यूज करते हैं। ये गैसेस की रिएक्शन में, तो ये लॉ तभी लगेगा अगर कोई गैसेस आपस में रिएक्ट हो रही हो और गैसेस ही प्रोडक्ट बन रहे हो। दिस लॉ सेज दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड, जब गैसेस कंबाइन हो रही होंगी या प्रोड्यूस हो रही होंगी, प्रोडक्ट वाली साइड बन रही होंगी इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की रेशो लेनी है, मास की रेशो नहीं लेनी, बाय वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे ना तो वॉल्यूम में गड़बड़ हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाएगी। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना कहा जा रहा है। ये देखो एक सिंपल एग्जांपल, H2 plus Cl2 gives us HCl 2 times। इनकी वॉल्यूम की रेशो, अब इनका ये जो है ना, ये वॉल्यूम लेना है, 1 वॉल्यूम, इसकी 1 वॉल्यूम, इसकी 2 वॉल्यूम, ये सिंपल रेशो है, 1:1 वॉल्यूम की रेशो। मतलब अगर ये 100 ml है तो ये 100 ml होगा, 1:1 वॉल्यूम लेनी है, और ये 200 ml बनेगा। वॉल्यूम की रेशो लेनी है, ध्यान रहे। अब मास या मोल्स वगैरह नहीं लेने हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशो लेनी है, ठीक है। अगर H2 प्लस O2 मिलके H2O बना रहे हैं, रिएक्शन बैलेंस करना तो जरूरी है। रिएक्शन बैलेंस, वो तो फर्स्ट ला ही कह रहा है रिएक्शन बैलेंस करने। तो बच्चों इनकी वॉल्यूम, ये गैसेस हैं, ध्यान रहे, ये ला सिर्फ गैसेस के लिए लगेगा। गैस, वाटर भी वेपर्स बना रहा है अगर तो इसकी 2 वॉल्यूम और इसकी 1 वॉल्यूम होनी चाहिए। रेशो 2:1 वॉल्यूम की रेशो। मतलब अगर ये 100 ml है ना तो ये 50 ml होना चाहिए, हाफ है इसका। ये 50 ml है तो ये 25 ml होना चाहिए। ये 10 ml है तो ये 5 ml होना चाहिए। वॉल्यूम, मास की बात नहीं कर रहा हूं। मास में तो वो लाज लगेंगे और मास में वही लिमिटिंग रिएक्टेंट लगेगा। यहां मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, बस सिंपल सा हिला है, ठीक है। और अगर इसकी 2 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम है तो इसकी भी 20 वॉल्यूम होगी। इसकी 20 वॉल्यूम है तो इसकी 40 वॉल्यूम होगी। इसकी 20 वॉल्यूम है तो इसकी 40 वॉल्यूम होगी। ये इसके डबल बनेगा, ये इसके डबल यूज होगा, वॉल्यूम में डबल होगा। तो सिंपल सा ये ला है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। फर्स्ट 3 लाज ही खतरनाक है, ठीक है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो सब लॉज इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर हम रिएक्शन नहीं करेंगे। लॉज का नाम ही है, हेडिंग ही है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनके बगैर हम केमिकल्स को कंबाइन करने की सोच भी नहीं सकते, ठीक है जी। जल्दी से लास्ट लॉ देखिए तो टॉपिक खत्म हो गया आपका। एवोगैड्रोस लॉ, सिंपल सा लॉ है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो जल्दी से बच्चों ये लास्ट लॉ देखिए, एवोगैड्रोस लॉ। नाम तो पहले भी सुना होगा आपने मेरे पुराने लेक्चर में, यस, मोल कॉन्सेप्ट में। इसी ने दिया था वो नंबर 6.022 1023। ये वही एवोगैड्रो है, ठीक है। देखिए अब ये लॉ क्या कह रहा है। ये लॉ कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर अलग अलग गैसेस हों, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है, अगर उनकी वॉल्यूम इक्वल है, अगर वो दोनों बराबर स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं ना, तो दोनों में मॉलिक्यूल्स का नंबर बराबर, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, एट सेम कहो या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, ठीक है जी। सुनो ध्यान से, 2 कंटेनर, एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस, एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम सेम है
अगर ये भी 10 लीटर्स है, ये भी 10 लीटर्स है, तो जितने H2 के मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे ना, उतने ही O2 के मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। सिंपल, बस ये है ये ला। ठीक है, और ये ला आई थिंक हमने पहले मोल कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया हुआ है। 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है तो वो 1 मोल है। 1 मोल मतलब 6.02 × 10⁻23। जिसने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ तो उसको ये लाभ पता ही होगा पहले से। कोई भी गैस ले लो, हमने फिक्स वॉल्यूम कर दी 22.4 लीटर, उसमें 1 मोल होता है, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कंटेनर में इधर बना लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, और भी कोई गैस, अगर सबकी वॉल्यूम सेम है, ठीक है, अगर इसकी वॉल्यूम 10 लीटर्स, इसकी वॉल्यूम भी 10 लीटर्स, इसकी वॉल्यूम भी 10 लीटर्स, अगर सबकी वॉल्यूम सेम है तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। जितने यहां पे H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही CH4 के, उतने ही CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे किसी का टेम्परेचर प्रेशर चेंज ना कर देना, फिर वॉल्यूम में ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है। मॉलिक्यूल्स में तो नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम में गड़बड़ होगी, शायद इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो हम तो कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। ठीक है, ये लॉ भी गैसेस के लिए। तो बच्चों फर्स्ट 3 लॉज जो हैं उसमें मासेस, और नेक्स्ट 2 लॉज जो हैं उसमें वॉल्यूम्स यूज हो रही हैं। सिंपल से ये लॉज हैं। एक लॉ इनके अलावा और है, वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हमें कंप्यूटर एग्जाम के लिए करना है, टेक्स्ट बुक में नहीं है वो लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो लॉ हम करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन उसका नाम है, छोड़ो उसको, बाद में करेंगे हम उसको। टेक्स्ट बुक में आप देखना इतने ही लॉज दिखेंगे आपको, लेकिन हमें करना है आपके कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। एक एक करके सारे लॉज देखो, एग्जाम्पल्स लिखो खुद अपने हैंड राइटिंग में, और जो होमवर्क सेंड करूंगा वो होमवर्क करिए। ठीक है, अभी मैं जितना भी होमवर्क दे रहा हूं टेक्स्ट बुक से ही दे रहा हूं। ठीक है जी, टेस्ट होगा तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, देखना। सीधे एमसीक्यूज, एंट्रेंस टेस्ट हमारा सीधे एंट्रेंस लेवल का होता है, ताकि पता चल जाए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एंट्रेंस कंप्यूटर एग्जाम से लेने देना है नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, 99% बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर में खोए हुए होंगे कि हमने वही बनना है। तो देख लेते हैं जो हम पढ़ रहे हैं उस बेसिस पे क्वेश्चंस वो वाले निकलते भी हैं या नहीं निकलते, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।